अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में आपको जेनकॉम के बारे में बताने वाला हूँ। जेनकॉम व्हाट्सएप का क्रिएटर है जो एक बहुत बड़ा सोशल इंटरेक्टिंग प्लेटफॉर्म है और जिसे फेसबुक ने एक्वायर कर लिया 19 बिलियन डॉलर्स में। तो क्योंकि जेनकॉम ने इतना बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस बनाया है तो हम उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जेन की पैदाइश 24 फेब 1976 को हुई। वो CEO और को फाउंडर है व्हाट्सएप के, जो एक ग्लोबली फेमस मोबाइल एप्लीकेशन है। और फरवरी 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया 19 बिलियन डॉलर्स में। 2014 में जेन की नेटवर्थ 7.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा थी और उसी साल उन्हें फोर्ब्स की अमेरिका के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में 62nd पोजीशन मिली। और फोर्ब्स ने एक और आर्टिकल भी पब्लिश किया कि जेन के इस मोबाइल एप्लीकेशन की वजह से टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को 386 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है 2012 से लेकर 2018 के बीच में। इसके अलावा व्हाट्सएप की स्टोरी एक और लाइव एग्जाम्पल है उन सब के लिए जो मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं कुछ बड़ा करने के लिए। मगर ऐसा नहीं है कि जेन कभी फेल नहीं हुए। उन्होंने अपने करियर में बहुत से रिजेक्शन देखे हैं। उन्हें बहुत सी बड़ी टेक कंपनीज ने भी रिजेक्ट किया है और वो कंपनी भी इस लिस्ट में शामिल है जिसने आखिर में जेन के मोबाइल एप्लीकेशन को खरीदा। और व्हाट्सएप दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा वैल्यूएबल मैसेजिंग ऐप है। और अगर जेन के स्ट्रगल्स की बात करें तो उनकी पैदाइश कीव के रूरल एरियाज में हुई, यूक्रेन में। ये तब की बात है जब सोवियत यूनियन हुकूमत कर रही थी और उस वक्त जेन के लिए एक जूइश होना और एक रूरल एरिया में रहना बहुत मुश्किल था। वो एक ऐसे घर में रहते थे जहाँ पर बिजली भी नहीं होती थी और एक ऐसे मुल्क में रहते थे जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादातर 0 से नीचे होता था। और वो उस वक्त फोन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि गवर्नमेंट उसे टैप कर रही होती थी। और वो क्योंकि फाइनेंशियली वेल नहीं थे तो उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। और इन्हीं मुश्किलात को खत्म करने के लिए उन्होंने सोचा कि वो अमेरिका जाएंगे। तो जेन अपनी मदर और ग्रैंड मदर के साथ माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए 1922 में। वहाँ उन्हें एक सोशल सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए एक छोटा सा 2 बेडरूम अपार्टमेंट मिला। जेन ने कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में भी सीखना शुरू किया, मैनुअल्स पढ़ के जो वो बुक स्टोर से खरीदते थे। फिर जब वो 16 साल के हुए तो उन्होंने ग्रोसरी स्टोर में काम करना शुरू किया एज अ क्लीनर। और उसी वक्त उनकी मदर एज अ बेबी सिटर भी काम कर रही थी। फिर जब उनकी लाइफ नॉर्मल होने लगी तो उन्हें एक ट्रेजेडी ने हिट किया जब उनकी मदर का कैंसर डायग्नोस हुआ। लेकिन जेन हमेशा ये सोचते थे कि जो चीज हमें मारती नहीं है वो सिर्फ हमें मजबूत बना देती है और उनकी ये मुश्किलात उन्हें मजबूत बनाती जा रही थी। अगले 2 सालों में जेन ने कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में बहुत कुछ सीखा और खुद को अपने आने वाले टास्क के लिए तैयार किया। और यही वो वक्त है जब उनका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट पैदा हुआ तो उन्होंने खुद को सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी में एनरोल करा लिया। और उसी के साथ साथ उन्होंने यंग एंड अर्न्स में काम करना शुरू किया एज अ सिक्योरिटी टेस्टर। वहाँ पर 6 महीने काम करने के बाद उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली जब उन्हें याहू में सेलेक्ट कर लिया गया एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर। और इस वक्त वो सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। याहू उस वक्त सिर्फ एक स्टार्टअप था और वो वक्त के साथ साथ ग्रो कर रहा था। तो क्योंकि जेन को पसंद था जो वो कर रहे थे तो उन्होंने अपना प्रोग्रामिंग का कोर्स ड्रॉप किया और याहू के साथ काम करते रहे। 1997 में उनके फादर की डेथ हो गई और उनकी मदर भी ज्यादा देर तक कैंसर से लड़ नहीं सकी और उनकी भी 2000 में डेथ हो गई। और उसी वक्त जेन अचानक से बिल्कुल अकेले हो गए और उस वक्त उनका साथ देने वाले उनके दोस्त ब्रायन एक्टन थे जिन्होंने उस वक्त जेन का साथ नहीं छोड़ा। ब्रायन अक्सर जेन को अपने घर में बुलाते थे और उनके साथ अल्टीमेट सॉकर, फ्रिस्बी और अलग अलग गेम्स खेलते थे। ब्रायन और जेन ने एक साथ मिलकर याहू के लिए 9 सालों तक काम किया और उन्होंने उस वक्त बहुत सी प्राइसलेस नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन किया। और उन्होंने उस वक्त ये भी देखा कि याहू बहुत से अप्स और डाउन से गुजर रहा था। भले ही जेन एडवर्टाइजिंग से नफरत करते थे लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ याहू के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स में काम किया, जैसे कि एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट पनामा 2006 में। और वो उस वक्त को अपने करियर का सबसे डिप्रेसिंग फेज कहते हैं। फिर 9 साल तक याहू में काम करने के बाद जेन और ब्रायन ने अपनी जॉब्स छोड़ दी और 1 साल की छुट्टी ली। और यही वो वक्त है जब इस सब की शुरुआत हुई। एक वक्त ऐसा भी था जब जेन एक हैकर्स ग्रुप का हिस्सा थे। उस ग्रुप का नाम था वू। जेन उस ग्रुप में शॉन फैनिंग और जॉर्डन रिटर से भी मिले थे जो फ्यूचर फाउंडर्स थे नैपस्टर के। और ये भी सच है कि उस ग्रुप के मेंबर्स ने आगे जाके दुनिया को बहुत सी बड़ी टेक कंपनीज दी हैं। याहू को छोड़ने के बाद जेन पूरी तरह से अपनी सेविंग्स पर रिलाई कर रहे थे जो थी $400,000 की। जॉब छोड़ने के बाद दोनों एक ट्रिप पर गए साउथ अमेरिका में। फिर जेन और ब्रायन ने फेसबुक में अप्लाई किया और वो वहाँ से रिजेक्ट हो गए। फिर सिर्फ ब्रायन ने ट्विटर में अप्लाई किया और वो वहाँ से भी रिजेक्ट हो गए। जनवरी 2009 में जेन ने एक आईफोन लिया और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि सिर्फ 7 महीने पुराने ऐप स्टोर में आगे जाके बहुत से नए ऐप्स लॉन्च होंगे। तो वो फौरन से वेस्ट सैन जोस गए अपने एक दोस्त से मिले जिसका नाम था एलेक्स फिशमैन। और जेन ने एलेक्स से अपना आइडिया डिस्कस किया और उनकी डिस्कशन घंटों चली। मगर उनकी इस पूरी डिस्कशन का ये एंड रिजल्ट निकला कि इनका ये पूरा आइडिया एक iOS डेवलपर के बगैर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ये वही वक्त है जब एलेक्स ने जेन को एक रशियन डेवलपर से मिलवाया जिनका नाम था आइगर सोलोमैनिकोव, जिसे एलेक्स ने rentacoder.com पर ढूंढा था।
भले ही उनका आइडिया भी अर्ली स्टेजेस में था, लेकिन उन्होंने 3 चीज़ों का ख्याल शुरुआत से ही रखा था। पहला, उनकी सर्विस में किसी भी किस्म की एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी। दूसरा, उनकी सर्विस का एक्सपीरियंस सेटिस्फाइंग होगा। और तीसरा, उनके कस्टमर्स की प्राइवेसी का खास ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा उनका प्रोडक्ट मैसेजेस स्टोर नहीं करेगा और वो अपने प्रोडक्ट को किसी भी किस्म की गिमिक या पब्लिसिटी स्टंट से दूर रखेंगे। और ये सब डिसाइड करने के बाद जैन ने व्हाट्सएप को रजिस्टर करा लिया 24 फेब 2009 कैलिफोर्निया में। और इस वक्त जब वो अपने काम में प्रोग्रेस कर रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि व्हाट्सएप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके अटक जाता है या क्रैश हो जाता है। और ये प्रॉब्लम एक लंबे वक्त तक चली, जिसकी वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो गई थी। और एक वक्त ऐसा भी आया जब जैन ने सोचा कि वो इस सब को छोड़ दें और एक जॉब कर लें। मगर इस वक्त ब्रायन ने उन्हें मोटिवेट किया और कहा कि उन्हें कुछ और महीने इस पर काम करना चाहिए। फिर आखिरकार कुछ महीनों बाद एप्पल की तरफ से मदद आई जब उन्होंने अपना पुश नोटिफिकेशंस लॉन्च किया, जो डेवलपर्स को अलाउ करता था कि वो अपने यूजर्स को एक नोटिफिकेशन भेजें जब भी वो उनके ऐप को यूज़ नहीं कर रहे होते थे। जैन ने फौरन से व्हाट्सएप को अपडेट किया, तो जब भी कोई अपना स्टेटस चेंज करता था तो उसके नेटवर्क में जितने भी लोग होते थे उससे नोटिफिकेशन चला जाता था। और जल्द ही एक ट्रेंड बन गया। एलेक्स के रशियन दोस्तों ने इसे यूज करना शुरू कर दिया। वो एक दूसरे को पिंग करने के लिए फनी कस्टम स्टेटस यूज करते थे, जैसे कि आई वोक अप और आई एम ऑन द वे। और बहुत जल्द व्हाट्सएप का सेकंड वर्जन, जिसे व्हाट्सएप 2.2 कहते हैं, वो भी रिलीज हो गया। तो इस वीडियो में जैन कॉम की स्टोरी को यहीं तक रख रहा हूँ और मैं उनकी स्टोरी को कवर करने के लिए एक और वीडियो भी बनाऊंगा, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल के आइकन को दबाएंगे तो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और हाँ, आखिर तक देखने में बहुत बहुत शुक्रिया।